आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद मिराज और फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम एक मुलाकात में। दोस्तों, हम हर हफ्ते हाजिर होते हैं एक नए फ़नकार, नए आर्टिस्ट के साथ और हमारी कोशिश होती है कि उनकी ज़िंदगी और उनके अब तक के सफ़र को जानें और उनसे कुछ सीखें और आप सभी उनके उससे कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आदाब सावीन, आपका भी खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। आदाब, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी शुक्र है अल्लाह। आप बताएं, आज के इस प्रोग्राम को लेकर आज का एक खास एपिसोड जो कि पर्दे की पीछे की कहानी को बयां करेगा। एक ऐसे शख्स की जिंदगी को जानेंगे जिन्होंने न जाने कितने सुपरस्टार के साथ काम किया है और कईयों को कहा जा सकता है कि उनकी फिल्मों ने सुपरस्टार बनाया है। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं आप। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे एक डायरेक्टर की पूरी स्टोरी कि क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में होने वाला है, क्या कुछ वो कर चुके हैं और कितना स्ट्रगलिंग रहा उनका ये पूरा सफ़र था। क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि वो LLB की फील्ड से थे, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टिंग की, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे, सब कुछ हमें इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो मैं ये सब जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप भी होंगे। आप अपने बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जिनका इंटरव्यू करना है वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमारा इनविटेशन कबूल किया और वो आज आ रहे हैं। तो चलिए बिला ताखिर फिर उनको दावत देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्ताक भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। सबरीन जी अस्सलाम वालेकुम। और सर्द उर्दू देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्यार, सलाम, आदाब, प्रणाम, सब कुछ बताइए। दोस्तों, ये आप जो शख्सियत देख रहे हैं आज हमारे साथ सर्द उर्दू पर, ये है इश्तियाक शेख और इनकी शख्सियत किसी मैं कहूँ कि लफ्ज़ कम पड़ सकते हैं, अल्फाज की कमी पड़ सकती है इनकी शख्सियत को बयान करते हुए। इन्होंने तकरीबन 50 से ज़ायद फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इनकी फिल्मों की मैं अगर फहरिस्त गिनाऊँ जिसमें औलाद, माँ तुझे सलाम, होगी प्यार की जीत, परिवार और बहुत ही खूबसूरत फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं। एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम किया है। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। तो साबिन, सफ़र का आगाज़ करें आपके पहले सवाल से। आप हमें सबसे पहले बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपका इस पूरे सफ़र में बहुत ज़्यादा साथ दिया। पहला ही सवाल आपने ऐसा किया कि मेरी आंखें भर आई, क्योंकि ये था ना कि मैंने ये लाइन को मैंने काफी करीब से देखा, इंडस्ट्री को काफी करीब से देखा। जब मैं काफी छोटा था, मेरे वालिद साहब जो हैं असलम शेख जी, वो बहुत उन्होंने फिल्में बनाई, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। पिछले साल उनका इंतकाल हो गया कोविड के वजह से और तब से काफी चीजें बदल भी गई। तो मुझे तो एक बोलते ना, एक तैयार प्लेटफॉर्म मिला था मेरे अब्बा की तरफ से और जो कुछ सीखा और जो कुछ समझा, जितना भी जाना वो उनके थ्रू से जाना। घर में बाकी लोगों का सपोर्ट पूरा रहा। पहले तो सपोर्ट उनको रहा, घर के लोगों का, मेरी मम्मी का काफी सपोर्ट था, क्योंकि हम लोगों ने जो लाइफ पीरियड देखा 2005 से पहले, जब असलम जी की पहली फिल्म हिट हुई थी, उससे पहले का जो 18 साल का जो पीरियड था, वो लाइन में थे 1982। जब से मैं पैदा हुआ, मेरा डेट ऑफ ईयर बर्थ है मेरा, वो 1982 का है। तो जब मैं पैदा हुआ था तब से वो ये फील्ड में थे और उनको पहली कामयाबी मिली 2005 में। वो जो पीरियड था 17-18 साल का, उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और जितना उनको जो भी उनको सपोर्ट मिला, कामयाबी मिली, वो मेरी अम्मी की दुआ, मेरी अम्मी का नेचर जो भी रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि अम्मी का मामला ऐसा था कि वो पूरा यकीन था उनको कि नहीं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन अल्लाह पाक इनको कामयाबी जरूर देगा। और फिर 2005 में उनकी पहली फिल्म हिट हो गई और बोलते ना कि वो पूरा मेहनत जो 18 साल अल्लाह पाक ने जो रोक के रखा था, वो एक साथ नवाजना शुरू कर दिया। और 2005 से लेके 2010-11 तक चीजें ऐसी बदली कि हमने कभी अपना सोचा भी नहीं था दुनिया में। हम कभी सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे या हमारे पास घर हो जाएगा या हमारे पास गाड़ी हो जाएगी, हमारी चीजें ऐसी हो जाएगी, लेकिन वो चीजें जो है वो पूरी बदल गई थी। जब उससे पहले तो हमारी सब नामुमकिन जैसी चीजें थी हमारे लिए, क्योंकि हमने इतना पीरियड स्ट्रगल का देखा था डैडी का, अब्बा का। तो हम कहीं ना कहीं अंदर से ये भी था कि यार इतना स्ट्रगल, लेकिन डैडी को बहुत उम्मीद थी और उसके पीछे मम्मी की उम्मीद बहुत अच्छी थी। अब जैसा कि मैंने आपका इंट्रो में मैंने सुना कि आपने कहा कि LLB करने के बाद इन्होंने जो है वो इस फील्ड में आए, तो मैंने इंडस्ट्री को एक तरफ से मैंने सोचा कि नहीं यार, यहाँ पे इतना स्ट्रगल मेरे फादर ने किया है, तो शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं स्ट्रगल कर पाऊँ।
तो मैंने बोला कि मेरा फील्ड में चेंज करता हूँ। मेरा बचपन से रुझान रहा कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूं, फिल्मों में जो है स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करूं, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब करते थे। लेकिन LLB मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मुझे कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल देख के मुझे ऐसा लगा नहीं यार, इतना स्ट्रगल तो उन्होंने कर लिया, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाऊं। जो आज के यूथ का मानना है कि नहीं यार हम इतना स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, हमको इंस्टेंट कामयाबी चाहिए, चाहे वो साल हो, चाहे 2 साल हो या 5 साल हो, हमारा मैक्सिमम पीरियड इतना ही है। लेकिन उन्होंने 17, 18, 20 साल दिए, और उसके बाद जो है उनको पहली फिल्म उनकी कामयाब हुई बंधन टूटे ना, जो मनोज तिवारी जी को लेके थी एज अ हीरो। और वो फिल्म के बाद तो उन्होंने बैक टू बैक इतनी फिल्में की कि मतलब हम लोग की लाइफ ही चेंज हो गई। और फिर मैंने जो है LLB कंप्लीट करने के बाद उनको पहले एसोसिएट स्टार्ट किया, क्योंकि जो स्ट्रगल हमने देखा था उसका हमको एक मौका दिया था ऊपर वाले ने कि अब उस कामयाबी का आप फायदा उठा लो जितना उठाना है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया उनके साथ, और फिर हम लोगों ने मिलकर काफी फिल्में, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, और काफी फिल्म हम लोगों ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया वालिद साहब के नाम से, असलम शेख प्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने रखवाला फिल्म बनाई, बिदाई फिल्म बनाई। तो हम लोगों ने मतलब प्रोडक्शन में भी आके काफी काम किया, और इस तरह से जो है वो चीजें चेंज हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों इस मामले में काफी लकी हैं कि हमारी जो फैमिली है वो पूरी सपोर्टिव है। आज भी ये लाइन में आने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो फिल्में नहीं हो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर मान लो 6 महीना 1 साल आपके पास काम नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेशन लेवल में भी आ सकते हो, जो अमूमन होता है इंडस्ट्री में। क्योंकि क्या इतना हाइप हम इस पे चले जाते हैं एक बार कि हमको नीचे का जो डाउनफॉल होता है वो जो है वो बहुत खटकता है। तो हमारे वालिद साहब ने, मेरे अब्बा ने जो है वो बहुत मेंटली इसको प्रिपेयर्ड हमको इतना अच्छा करके रखा था। वो माइंडसेट उनका बहुत स्ट्रांग था इस मामले में कि मतलब वो हम लोग के पास अगर मान लो अगर जब जेब में अगर 10 रुपया है ना, तो हम लोग ये मान के चलते थे नहीं बार हमारे पास 1 ही रुपया है और हम उसी में हमको जिंदगी निकालनी है। तो ये माइंडसेट हमारा पहले से ही रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो फैमिली थी, आज मैं अगर मुझे किसी कारणवश अगर मुझे घर पे रहना पड़े, मेरी तबीयत जैसे लास्ट ईयर में वो कोविड हो गया था, मैं 4-5 महीने तक बेड पे था, भयंकर कोविड हो गया था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि मैं बचूंगा। तो वो सब फीलिंग आ गई। लेकिन उस टाइम पे मेरा जो छोटा भाई इम्तियाज, उसका ऐसा है कि भाई तू आराम से अपना काम कर, है ना, कोई टेंशन मत ले, और फिर वो स्टैंड हो जाता है। तो हमारे घर में सबका नेचर में जो है ना वो मैं लकी हूँ ये मामले में कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, है ना, ये जो सब लोग जिनकी सोच थी ना वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से रही है। तो और ये सब कहीं ना कहीं बोले ना कि हमको जो है हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो ये सब हमें जो मिला है, या जो असलम सर को जो सपोर्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का था। और आज भी मेरी मम्मी का ही सपोर्ट और मेरी मम्मी की ही दुआ है कि हम लोग जो है वो जो मुकाम जो ऊपर वाले ने जो भी दिया है, नरम गरम जो भी, तो उनकी दुआ का ही असर है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, जैसे कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके वालिद साहब को, और जरूरी है कि अगर घर का सपोर्ट हो तो बिल्कुल इंसान कामयाब हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी। इश्ताक भाई, मेरा सवाल ये है कि जब आपने काफी मतलब वक्त देखा अपने वालिद साहब के साथ, आप इस लाइन में एसोसिएट उनको प्रोड्यूस भी किया, उनको आप सीखते रहे, तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? आपने एज ए प्रोड्यूसर या एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म कौन सी की? मैं पहली फिल्म जो मैंने की थी वो थी धरती कहे पुकार के, और उससे पहले जो है वो जी अजय देवगन उसमें स्पेशल अपीयरेंस में थे, 5-6 दिन का जो हम लोगों ने काम। जी जी जी। तो वो फिल्म में क्या हुआ था कि उस वक्त मैं LLB कर रहा था और साथ में मेरा साइबर कैफे होता था। तो मैं साइबर कैफे, उस वक्त साइबर कैफे बहुत चलता था, तो साइबर कैफे मेरा होता था। और उस वक्त मैं जो है वो एक पहले आता था अपना ये ऑरेंज, जो आज हम लोग वोडाफोन या हज बोलते हैं, पहले वो ऑरेंज नाम से मोबाइल का सिम कार्ड होता था। तो उसका जो DSA था वो मैं चलाता था घाटकोपर एरिया का। बॉम्बे में एक जगह है घाटकोपर, वहां का DSA जो है वो मेरे पास हुआ करता था, मतलब मैं सप्लाई करता था लोगों को सिम कार्ड। तो मेरी वो जो सेल थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, और मैं अपने मतलब उस चीजों में मैं काफी खुश भी हो चुका था कि मेरी खुद का एक ऑफिस हो गया था। मैं मतलब एक ऑरेंज का मतलब स्ट्रॉन्ग DSA होल्ड कर रहा था, और साइबर कैफे भी चल रहा था, कम्युनिकेशन सेंटर था मेरा, STD ISG PCO मेरा। तो वो सब मेरी एक अलग दुनिया, एक छोटी सी बन चुकी थी उस वक्त। और 2005 में जब पिक्चर हिट हुई बंधन टूटे ना, और जब लाइन से फिल्में आना शुरू हुई, और उसमें ही एक फिल्म आ गई धरती के पुकार के, जो अचानक से मुझे बोली कि नहीं बेटा तू जितने दिन से भी रुका हुआ था, अब अल्लाह पाक ने मौका दे दिया। और अजय देवगन का क्रेज दिमाग में गया, यार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो सीखना मिलेगा। तो फिर वो सब छोड़ छाड़ के हम लोग इंडस्ट्री में, मतलब मैं डैडी के साथ लग गया।
इच्छा मेरी पहले से थी। मेरा मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से ये था कि मुझे नहीं, मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि एक स्ट्रगल से हम कभी कभी हार जाते हैं। तो वो अब्बा का स्ट्रगल इतना देखा था मैंने, तो मैं कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं करूं। लेकिन जब चीजें अच्छी हो गई और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के ही मुझे दे दिया, तो मतलब चीजें बहुत अलग हो गई। अच्छा, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा अपने पास, अपने साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उसमें खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा मंजुल ठाकुर जी का, जो हमारे सीनियर भी हैं और बहुत दिग्गज डायरेक्टर हैं भोजपुरी के। और मंजुल जी आपको प्रणाम सर। और काफी लोग जो है हमारे के, मेरा एक चाचा का लड़का है अब्दुल्ला, वो भी ज्वाइन कर चुका है। मेरा भाई है इम्तियाज असलम, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो काफी लोग हैं, जो लोग, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो लोग हैं सबको मेरा प्यार, सलाम और प्रणाम। और आपकी दुआ है कि आज हम सब मिलके एक साथ बात कर रहे हैं ऐसे कोविड के टाइम पे, और ऐसे हालात जब दुनिया के खराब हैं, तो हमें एक मौका दिया ऊपर वाले ने कि हम एक साथ बात कर सकें, एक दूसरे को शेयर कर सकें। जी जी, थैंक्स ऑल टू ज्वाइनिंग। और अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपने और आपके वालिद साहब ने जब कोई फिल्म प्रोड्यूस की या डायरेक्ट की, तो उस वक्त में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आप शेयर करना चाहें? बहुत हुआ, बहुत। एक मतलब फनी इंसिडेंट्स तो भी इंस्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब काफी अनगिनत मतलब इंसिडेंट्स होंगे, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है ना वो अपने आप में एक प्रोसेस है जो बहुत फनी होता है। उस वक्त बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, लेकिन बाद में हम जब याद करते हैं तो बहुत सारी चीज, मतलब मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो वो कैसा था कि अगर हमारी हिम्मत नहीं होती थी, मैं और मेरे जो बाकी जो कलीग्स थे, जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उनके, तो मान लो अगर, और इंस्टेंट डायरेक्टर, हर डायरेक्टर का काम है कि इंस्टेंट रिक्वायरमेंट देना। तो अगर मेरे वालिद साहब ने बोला कि अरे यार रस्सी लेके आ, तो शॉर्ट में भी रस्सी चाहिए, अब किससे मांगे? तो गए प्रोडक्शन वाले के पास कि अरे भाई रस्सी चाहिए। अरे किस लिए चाहिए? अरे मालूम नहीं, अभी सर ने मांगा, आप 2 रस्सी कहीं से भी लाके। अगर मान लो प्रोडक्शन वाले ने आगे पीछे किया तो सर की गाली नहीं पड़े अपने को, तो अपन खुद ही आके जुगाड़ करके लेके आ गए। तो एक असिस्टेंट था मेरे साथ, वो हम लोग दोनों ने मिलकर एक जुगाड़ किया, और वो सुतली टाइप की जो रस्सी होती है ना, जो पतली वाली, तो वो मिली। हमको लगा कुछ बांधना, हाँ हमको लगा कुछ बांधना वानना होगा, तो मैं लेके गया। तो हम लोग बड़े चाव से कि हम लोग ने, मैं चलो इतनी इंस्टेंट, मतलब 15 मिनट में हमने रस्सी का जुगाड़ कर दिया, बंडल मिल गया था उसका हमको। तो हम लोग लेके गए, हमने सर ये मिल गया, रस्सी मिल गया। अब पागल हो गया, इस पे कोई फांसी लटके आ गया। तो मैं नहीं हमको मालूम नहीं कोई, मतलब उन्होंने इंस्टेंट कॉमेडी सीक्वेंस क्रिएट किया जो उनके माइंड में चल रहा था। तो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में जो उस वक्त तो बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, लेकिन बाद में हम कभी बैठते हैं और इतना हंसते हैं पेट पकड़ के कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उस टाइम पे वैसा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो इंस्टेंट मुझे नई चीजें याद आ रही, लेकिन ऐसे मतलब अनगिनत किस्से हैं। और माहौल भी बड़ा अच्छा होता है शूटिंग का, मतलब मजाक मस्ती में चीजें निकल जाती हैं। इश्तियाक भाई, आपने LLB किया और वालिद साहब आपके फिल्म लाइन में थे, तो आपने उनको ज्वाइन कर लिया। तो क्या कभी इसका कहीं से कोर्स भी किया था, या सिर्फ यूं कहें कि वालिद साहब के जेर असर आप इसको आगे बढ़ते रहे? नहीं, देखिए, मैं पैदाइश ही मेरी समझ लीजिए इंडस्ट्री को देखते देखते हुई है, और इंडस्ट्री में ही मेरी, हाँ, जो भी मैं बड़ा हुआ, क्योंकि डैडी का मैं बता रहा हूँ ना कि 18 साल का जो पीरियड होता है बहुत बड़ा पीरियड होता है, और उतना स्ट्रगल देखा उसमें। मतलब उस वक्त जब लैंडलाइन का जब दौर था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब उस वक्त एक फिल्म चल रही थी डैडी की, जिसमें दीपक तिजोरी, अविनाश वधावन, उस वक्त लोग स्टार हुआ करते थे, है ना। तो उस वक्त लैंडलाइन में जब फोन आता था, तो मैं दूसरा फोन उठाता था। 2 फोन थे, एक किचन की तरफ था और एक दूसरा, खाली क्रेज था कि हाँ चलो सुनना है और ये करना है। तो मतलब चीजें जो है वो डैडी के टाइम से ही जो इतनी मतलब तैयार मिली कि उसको जब LLB किया, तो मैंने बताया ना कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा कि मैं वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम करूं, है ना, अपना खुद का सब्जेक्ट क्रिएट करूं। मैं मतलब एक फिल्में, मतलब मैं सबसे बड़ा फैन हूं राम गोपाल वर्मा जी का, तो मैं उनकी फिल्में 10-10, 15-15 बार देखा करता था कि नहीं यार, मुझे ऐसी अगर मैंने एक फिल्म बना ली तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ये जज्बा था, आज भी वो जज्बा कायम है। बीच में हाँ, थोड़ा सा बीच में कभी कभी शेकी हो जाता है चीजें, लेकिन वो ऊपर वाला है तो एक मतलब ना चीजें आसान कर देता है, तो बहुत सारी चीजें आसान भी होने लगी। बिल्कुल। अच्छा, आप, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही फिल्मों से रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई शख्स इस लाइन में कदम रखना चाहता है, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं जहाँ पे स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग सभी कुछ सिखाया जाता है, तो क्या कितनी मुश्किलात आएंगी उसको अगर वो इस फील्ड में आना चाहे तो?
देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी सर्टिफिकेट, किसी डिप्लोमा डिग्री या किसी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी आप ये फील्ड को छेड़ के अगर आप कोई भी फील्ड में अगर जाओ तो आपको आपका ग्रेजुएशन पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे अगर क्रिएटिविटी है आप में, और क्रिएटिविटी अगर वो आपने आपने आपकी ऑडियंस को कन्विंस कर लिया आपकी क्रिएटिविटी ने, तो आप रातों रात मतलब बड़े डायरेक्टर माने जाएंगे और चीजें हो जाएंगी। तो मैं आपका पहले सवाल का भी जवाब मैं पूरी तरह से नहीं दे पाया कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैंने काम बहुत सारे लोगों के साथ किया। मतलब मैंने डैडी के साथ, अपने वालिद साहब के साथ जो काम किया है। उसके साथ एक एनडीटीवी इमेजिन करके एक चैनल हुआ करता था, तो उसमें माजिद भाई करके एक डायरेक्टर थे और एक धर्मवीर करके एक सीरियल आता था, उसमें बहुत चलता था। तो हम लोग सागर आर्ट्स में दो तीन तीन महीना हम लोग असिस्टेंट में काम करते थे। वहां पे बहुत सारी टेलीविजन की चीजें सीखी। उसके बाद सतीश जैन जी के साथ मैंने 3-4 फिल्में एसोसिएट डायरेक्टर की, तो उनसे काफी कुछ सीखा। सुब्बा राव जी थे साउथ में, उनके साथ काफी सीखा। तो मतलब काफी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ सीखते गया। तो प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं वो सीखना जरूरी होता है, तो वो तो मैंने काफी सीखा। लेकिन हाँ, अगर नया बंदा है, क्योंकि जैसा डैडी का ही मैं एग्जांपल दूं आपको, तो डैडी ने मुश्किल से आधी फिल्में की। आधी फिल्में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक फिल्में उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट की थी, सईद साहब करके एक डायरेक्टर थे, उनके साथ। और उसके बाद वो आदि में वो फिल्में जो है वो बंद हो चुकी। उसके मिथुन चक्रवर्ती उसके हीरो थे, और किसी कारण में डिस्प्यूट हो गया डायरेक्टर और उसमें, और उनकी जो है वो फिल्में वहां पे बंद हो गई। तो उन्होंने आधी फिल्म का ही देखा जाए तो उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली आधी फिल्म की एज एन असिस्टेंट। और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली रीजनल फिल्म बनाई जिसका नाम था पतो बिटिया। और उसके बाद जो है उनका सिलसिला जो है वो चालू हो गया। और उसके बाद कभी वो असिस्टेंट में काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैंने तो कम से कम एक 20-25 फिल्में की हैं। तो वो एक बोलते ना कि आप अगर प्रैक्टिकल जब चीजें करते हो तो आपको थियरी से ज्यादा आप अच्छे कर लेते हो, क्योंकि आप उसको चीजों को आप देख रहे हो। हम उस माहौल में देख रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या करना है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या करना है। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर ये लाइन में अगर हमको आना है तो हाँ, ये है कि हर जगह एक ट्रेंड एक चलता है। वो ट्रेंड को अगर हम पकड़ के चलेंगे, कोई भी फील्ड हो, चाहे ये इंडस्ट्री हो या जो भी है, एक ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि पहले जो फिल्में बनती थी और अब जो फिल्में बनती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो वो ट्रेंड को अगर हमने अपनी क्रिएटिविटी के साथ मिलाते हुए चले ना हम, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई कोर्स करना है या कोई चीजें हमको आनी चाहिए। ठीक है, कोर्स कर लिया आपने, वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है कि आपने उसकी थियरी मतलब की है, नॉलेज लिया है उसका, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो नहीं किया है तो आप मतलब अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो या अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। या क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोसीजर, यहाँ का जो प्रोसीजर है वो हम लाइन ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, चीजों को सीखते हैं, और फिर हमको जो प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्ट करते हैं। चाहे कैमरा की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट में आदमी ज्वाइन करता है कि कैमरामैन के साथ, असिस्टेंट कैमरामैन में काम करता है। फिर अगर उसके पास अगर क्रिएटिविटी टैलेंट है और वो ऊपर, अच्छा सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत मिलता है। अगर आपने कोई अच्छा काम अगर आप जानते हो तो लोग आपको काम भी देंगे, है ना, कि अगर आपने अच्छा कोई, हाँ, लेकिन वो एक है कि थोड़ा बहुत अपने को प्रूफ भी करना पड़ता है, तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ठीक है, हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ठीक है। मतलब वो तो मतलब हर एक लाइन का दस्तूर है। बाद में आपका इंडिविजुअल टैलेंट है कि आप उसको कितना आगे बढ़ा लो। जी साबरीन। One thing I want to ask is, have you ever faced disappointment during the whole journey? क्या आपने कभी डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया? डिसअपॉइंटमेंट को तो बहुत फेस किया है मैंने, और मैंने बताया कि आज की तारीख में भी जब ये सेकंड वेव अभी जो चल रहा था कोविड का, तो उस वक्त मैं इतना मिस करता था अपने फादर को, इतना मिस करता था, क्योंकि हम लोग ने काफी डिसअपॉइंटमेंट देखा, बहुत आप सोचो ना कि मेरी मम्मी, मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग अगर मतलब हिम्मत कभी हार रहे होंगे किसी चीज में ना, तो उनको इस चीज से सीखनी चाहिए। मतलब मेरी मम्मी जब फर्स्ट टाइम अगर मेरी मम्मी जब गाँव गई थी तो उनके पास सिर्फ 10 रुपया था। मतलब जब मेरे फादर ने उनको जब ट्रेन में बिठाया है ना, एक मेरे नाना के साथ उनको भेजा गया, तो सिर्फ 10 रुपए में उनको भेजा। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट अगर उस वक्त अगर पूरी तरह से मेरी मम्मी ले लेती ना, तो बड़ा आसान था बोलने के लिए कि आप कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो या ये चीजें कर लो, या लोग ने शॉप डाली। हम लोग की खुद की शॉप भी हुआ करती थी, लेकिन कैसा था कि 4 लोग थे, 4 भाई थे, अब्बा के 5 भाई थे, तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल सबके हिस्से में गई थी। और डैडी शुरू से ही उनका दुकान और ये सब चीजें की तरफ झुकाव रहा नहीं, तो बाकी लोग ने तो अपनी दुकान एस्टेब्लिश कर ली, लेकिन डैडी नहीं, मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, मेरे को यही काम करना है।
तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट हम लोग ने बचपन से देखा, लेकिन ये है कि उसे ओवरकम करने का तरीका मेरे घर में मैं समझता हूं कि हर लोग अच्छी तरह जानते हैं। मतलब आज भी मेरे डैडी डायरेक्टर जुड़ने के बाद हमारा घर बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी से भरा हुआ था। मतलब 2005 बेस्ट डायरेक्टर, 2006 बेस्ट डायरेक्टर, 7, 8, 9, 12, 14 ये सब बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी भरा हुआ करती थी। लेकिन आप असलम शेख जी को आप आसानी से कोई बस में देख सकते हो, है ना। उसमें उनका ये मानना था कि ठीक है, अगर मैंने सिर्फ गाड़ी की आदत डाल ली तो मुझे अगर वापस कभी बस में चलना पड़ा तो मुझे तकलीफ होगी। और वही मानसिकता आज हमारे घर को मतलब बहुत अच्छा रखी है। मतलब आज हम लोग अच्छे से स्टैंड कर पाए तो वही मानसिकता की वजह से, वही तरीके की हम बड़ा इंडस्ट्री में मैंने देखा बहुत शो ऑफ लाइन करते हैं लोग। जेब में अगर 10 रुपए है तो शो करेंगे, नहीं हमारे पास तो भाई लाखों रुपए हमारे। लेकिन हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं था। और ये तालीम हमको हमारे वालिद साहब ने ही दी कि बेटा जो दिया है उसमें ही आप अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो, खुश रहो और वो देगा, है ना। बहुत आसान है इंडस्ट्री में ना, रातों रात अमीर बनना बहुत आसान है। अगर हम चाह लें अगर कि यार हमको रातों रात अमीर बनना है तो हम थोड़ा सा जमीर को अगर अपने साइड में रख देंगे ना, थोड़ा सा, तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर मेरी मम्मी अगर पहली बार गई थी और उनके पास सिर्फ 10 रुपया था, या उसके बाद भी बहुत टाइम ऐसा आया कि आज का तो हम खाना खा रहे हैं, कल क्या होगा वो पता नहीं हमको। तो ऐसा बहुत सारे दौर आया। मतलब मेरे अच्छा वालिद साहब का ये भी प्लस पॉइंट था कि जैसा मुझे एजुकेशन दिया, बहुत स्ट्रांग दिया। मेरा जो भाई है वो भी लॉयर है, एडवोकेट है, तो मेरी जो छोटी बहन है वो टीचर है। तो वालिद साहब ने सबको एजुकेशन भी बहुत अच्छा दिया। तो बहुत टाइम पे ऐसा आता था कि अरे यार फीस नहीं भरनी है, 6 महीने का फीस बाकी है, तो डिसअपॉइंटमेंट क्या लेके होता था कि यार अभी काम अगर दूसरा काम होता है, दूसरा फील्ड होता तो इजीली हमारी चीजें हो जाती है। क्योंकि बाकी जो बच्चे होते थे तो उनका मंथली इनकम आता है, भाई मंथली इनकम में फिक्स है कि भाई ये इतना पैसा फीस में जाएगा, इतना पैसा इसमें जाएगा, इतना पैसा इसमें जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा सॉर्टेड नहीं है। हमको अगर मतलब पैसा आना, इनकम आनी है तो हो सकता है कि एक महीने में आप पूरे साल भर का कोटा कर लो, या हो सकता है कि पूरे साल भर आप खाली बैठ जाओ। तो उस वक्त हमको बड़ी दिक्कत आती थी। तो अगर हम डिसअपॉइंटमेंट में उलझ जाते तो फिर आज मैं और आप शायद बात नहीं कर रहे होते, है ना। हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तो हर एक सेकंड में जर्रे में बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने वो पीरियड देखा है, वो दौर देखा है, वो टाइम देखा है। और उसके बाद मैंने लोगों को आते और जाते भी देखा है। मैंने मतलब जब वालिद साहब के साथ था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो आए और इंस्टेंट अरे वाह अरे ये अरे वो, और फिर वो बैक टू पवेलियन हो गए। लेकिन मतलब इंतकाल होने तक, मतलब जो उन्होंने लास्ट फिल्म बनाई थी, जो मतलब मैं रिलीज की बात कर रहा हूँ, जो हमने माँ तुझे सलाम की थी, वो भी अपने आप में एक कमाल फिल्म थी। अगर टेक्निकली आप उसका एस्पेक्ट डालोगे तो उनसे ऐसा बेटर टेक्नीशियन अल्लाह माफ करे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं था। अगर टेक्नीशियन की बात में करूँ जी, इश्ताक भाई, आपके जो भाई हैं एक लॉयर हैं, और गालिबन हमने आपके भाई की फोटोज भी देखी हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो शायद आपके एक भाई जो है फिल्मों में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं शायद से। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, पूरा फिल्मों में काम किया था उसने। पहली फिल्म थी ये, मैं यही भाई की बात कर रहा हूँ, जो मेरा छोटा भाई है लॉयर इम्तियाज। तो उसने पहली फिल्म की थी, हम लोगों ने की थी औरत खिलौना नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका ऑफिस का जो एक क्योंकि वो कुछ एक बैंक से ऑपरेट करता है, जो सिंगापुर की बैंक है, और उसका लीगल टीम में वो है। तो फिर उसका काम जो है वो उस तरफ ज्यादा बढ़ गया। तो फिर और हम लोग का भी उस वक्त जो है वो काम काफी ऊपर नीचे हुआ था। तो फिर वो अपने फील्ड में हो गया। उसके बाद अभी हमने ऑफ लेट एक फिल्म की है, टाइटल नहीं है, आम्रपाली जी उसमें मतलब हीरोइन है और मेरा भाई हीरो है। वो फिल्म जो है वो अभी आपको 2-4 महीने में रिलीज होगी। उसका एडिटिंग का काम चल रहा है, उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फिर वो जल्दी 3-4 महीने में रिलीज हो जाएगी। तो वो बोले ना कि हमारे ब्लड में वो सिनेमा वाला बात है कि मतलब वो भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको है ना एक अंदर से इच्छा है कि नहीं यार मैं ये काम करूं। देखिए मॉनिटरी फैक्टर तो अब रहा ही नहीं, है ना। अब वो तो डैडी ने हमको इतना एस्टेब्लिश कर दिया कि हमको उस बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जो अंदर का जो जज्बा है काम करने का, तो वो तो कहीं ना कहीं जब तक फुलफिल नहीं होता तो आदमी को बोलते ना सुकून नहीं मिलता। तो अब वो सुकून तलाश रहे हम लोग। मैं भी लगा रहता हूँ अपने कामों में, और वो भी अपने कामों में लगने के बाद सोचता कि नहीं चलो कुछ काम किया जाए इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल जी साबरीन। होगी प्यार की जीत के लिए आपको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था, जी जी, आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम? तो मैंने उस टाइम में दुनिया जीत ली थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां मैं मेरी मम्मी को साथ में लेके जा सकता था।
मतलब मैं अरे चाह वाह, रहा था कि मैंने जब वो फिल्म की थी और जब वो फिल्म उस टाइम पे नॉमिनेशन हुआ था और जब मुझे लेटर आया था नॉमिनेशन में आपकी फिल्म है, तो मैं खाली डायरेक्टर्स के नाम देख रहा था कि बाकी कौन से डायरेक्टर्स मेरे साथ हैं, है ना। तो सब दिग्गज नाम थे, मतलब उस वक्त मतलब एकदम मतलब दिग्गज में, मतलब इनफैक्ट मेरे फादर भी नॉमिनेटेड थे एक फिल्म के लिए, वो अपनी फिल्म के लिए नॉमिनेटेड अच्छा। था, मैं भी नॉमिनेटेड था, और ओहो। पांच अरे डायरेक्टर ये नॉमिनेट थे उसमें। ये तो और बात अच्छी थी। अरे एक ही सर, लिस्ट तो में वालिद भी और बेटे भी। हाँ, लेकिन क्या है कि इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन उसमें जो था कि मेरे वालिद साहब को जब भी अवार्ड मिला वो उन्होंने रिसीव किया, है ना। लेकिन मुझे अंदर अच्छा से था एक इच्छा कि मतलब मुझे अगर कभी अवार्ड मिले तो मैं मेरी मम्मी को स्टेज पे लेके जाऊंगा। और मैं ना मतलब मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रहा था कि मेरी इज्जत रख ले यार अल्लाह पाक, और है ना अल्लाह पाक ने वो इज्जत रखी। दिग्गज नाम था, मतलब मेरे फादर खुद दिग्गज डायरेक्टर थे उस वक्त। राजकुमार पांडे जी हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, वो भी दिग्गज। सतीश जैन निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने, उनकी निरहुआ रिक्शा वाला 2 नॉमिनेटेड थी। तो मतलब काफी जो डायरेक्टर की जो लिस्ट थी वो एकदम, और मैं उन लोग के सामने बच्चा कि यार उनके सामने मैंने उनसे काम सीखा है, तो मैं मतलब बच्चा उनके सामने। लेकिन मुझे अंदर से था कि चलो ठीक है, मैंने फिल्म अच्छी बनाई है, क्योंकि मैंने बाकी भी फिल्में देखी, सब अपनी अपनी जगह अच्छी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो उम्मीद थी, और वो मेरी माँ की दुआ काम आई कि मतलब बोले ना कि ऊपर वाले को वो स्टेज पे मेरी मम्मी को पहुंचाना था, तो ऊपर वाले ने मुझे वो अवार्ड से नवाजा। और मैं जब वो स्टेज पे गया हूं तो मैंने मतलब एक शब्द नहीं बोल पाया, मतलब मेरी आंखें बोल रही थी सिर्फ, मैं शब्द बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे आंख से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। और सिर्फ खुशी इस बात की थी कि मैंने मेरी अम्मी को वो प्लेटफॉर्म पे लेके आके खड़ा कर दिया, जो प्लेटफॉर्म मतलब जो दुनिया भर की ट्रॉफी थी घर के अंदर, मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआ और उनकी मेहनत और उनके सेक्रीफाइस का वो था, चीजें थी। तो मैं चाह रहा था कि यार वो प्लेटफॉर्म को जो है ना मेरी मम्मी फील करे, और मेरी मम्मी गई थी, इसलिए मैं वो जो मोमेंट था मेरे लिए, तो मैं कभी मतलब जिंदगी में नहीं भूल सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अपनी दुनिया है ना उसी वक्त जी ली। तो मुझे अब कोई अंदर से गम नहीं है कि अरे यार मुझे चीजें आज में आगे क्या होगा, या किसी बात का टेंशन नहीं है। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही उसमें मेरे ऊपर वाले ने मुझे नवाज दिया, जो चीज मेरे दिमाग में थी वो चीज को मैं कर पाया। इसका भाई आपने बहुत फिल्में की, तकरीबन 50+ है, जिसमें औलाद भी है, परिवार है, विदाई है, अभी आपके अंदर प्रोडक्शन विदाई 2 है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ विदाई 2 है। विदाई 2 में डायरेक्ट कर रहे थे मेरे फादर असलम सर, लेकिन उनका जैसे मैंने बताया इंतकाल हो गया, तो वो विदाई 2 थोड़ा होल्ड पे है अभी। कोविड वगैरह का जो टाइम अगर क्लियर हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया ना कि 2005 के बाद जो पीरियड जब चेंज हुआ ना, तो कुछ पीरियड हम लोग ने 4 साल 5 साल ऐसे निकाले हैं कि हम लोग एक फिल्म की डबिंग करते थे, मतलब रात को, और सुबह शूटिंग करते थे, फिर वापस पैकअप होता था हमारा शाम को 7-8 बजे, तो जाते थे दूसरे प्रोड्यूसर के पास स्टोरी नरेशन देने के लिए, फिर वहां से जाते थे डबिंग करने। तो हम लोगों ने ऐसे काम किया, तो मतलब मुझे सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिला। तो अगर मैं बात करूँ ना कि मैं स्क्रिप्ट राइटर में ये फिल्में किया, या मैंने एज एसोसिएट में इतनी फिल्में कर लिया, या असिस्टेंट में मैंने इतनी फिल्में किया, तो ये जो चीजें थी ना, ये इतना काम ऊपर वाले ने दे दिया था कि वो तो हम लोग मतलब ये बता रहा हूँ ना कि एक साथ 2-3 चीजें हम लोग उस दौरान कर रहे थे। 2005 से लेके 2012 तक का जो पीरियड था, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है रोटेशन होता है, तो कुछ नए लोग आए, कुछ नई चीजें आई, तो चीजें बदलती हैं। फिर हम लोग का दौर आया, जैसे मैंने बताया कि मंजुल ठाकुर जी हैं, अभी आजकल देखा जाए तो वो लाइन से फिल्में, बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है इंडस्ट्री के लिए। तो फिर बोले ना कि वो जो दौर होता है ना, वो हर एक रोटेशन लेता है, तो हर एक चीज जो है वो रोटेट होती है, और फिर बाद में जो है वो चीजें चेंज होती है, तो वही है फिल्म। जी, फिल्म और टेलीविजन, ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है जी। फिल्मों की दुनिया डायरेक्ट करना अलग है, और सीरियल को डायरेक्ट करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आपने दंगल का मशहूर सीरियल है क्राइम अलर्ट, उसको जो है डायरेक्ट किया, तो दोनों में मतलब जब आपको दंगल का ये सीरियल मिला टीवी पे काम करने का, तो मतलब कैसा वो फील था, और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? अच्छा, ये भी बहुत मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी है, अगर आप इसको ध्यान से महसूस करेंगे। मैं भोजपुरी में मैंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो ले लिया था, मेरे प्रोड्यूसर थे राहुल कपूर जी, ठीक है, ये होगी प्यार की जीत के लिए। तो वो प्रोड्यूसर थे जिनको क्राइम अलर्ट करना था, ठीक है, तो उन्होंने क्राइम अलर्ट का डिजाइन किया कि हम लोग क्राइम अलर्ट करते हैं। तो चैनल, जो दंगल चैनल है, वहां पे जो है वो 2 दिन पहले उनका मेल आया कि आप जो है वो अपनी टेक्नीशियंस की डिटेल दो, ठीक है। तो उन्होंने डिटेल दिया टेक्नीशियन की डिटेल दिया, तो उसमें रिजेक्ट हो गया मेरा नाम कि इश्तियाक शेख बंटी जो है वो डायरेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टर आप ये 3 नाम दिया उन्होंने, ये में से किसी को ले लो।
तो मैं डिसअपॉइंट हो गया। मैं बोला यार मैंने तो इस एपिसोड की पूरी तैयारी की थी, पूरा माइंडसेट किया था। उसका रीजन ये था कि उनको ऐसा डायरेक्टर चाहिए था जो क्राइम किया हो, मतलब क्राइम एपिसोड्स किया हो, या क्राइम पेट्रोल किया हो, या सावधान इंडिया किया हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अल्लाह की मर्जी है, और मैंने वो एपिसोड मैंने नहीं किया। लेकिन वो एपिसोड मैंने नहीं किया, और शायद राहुल भाई ने ये चीजें फील की कि यार ये एपिसोड शायद बंटी करता तो ज्यादा अच्छा करता। तो राहुल भाई ने क्या किया, राहुल कपूर जी ने, कि बोलते ना कि अल्लाह पाक जरिया बनाता है, तो वो जरिया उनको बनाया। राहुल कपूर जी ने क्या किया, मुझे बोला कि देख मैं एपिसोड करता हूं, चैनल में मैं नाम नहीं भेज रहा हूं तेरा, डायरेक्ट तू कर, मैं चैनल में डायरेक्ट एपिसोड भेजूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे को लेट डाउन मत करना। मतलब नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। और मेरे अंदर तो पूरा वो, क्योंकि पहला एपिसोड करने का मौका नहीं मिला था, चीजें हाथ से निकल गई थी, तो एकदम मतलब दिमाग में वो चीजें घूम रही थी कि मैं अपना कितना अच्छा कर सकूं। तो मैंने पहला एपिसोड किया, वो दंगल चैनल में गया, ठीक है। जाने के बाद उस वक्त जब डिटेल जाता है मेल में, तो सब पूरा डिटेल गया था, डायरेक्टर का नाम नहीं गया, ठीक है। रिस्क लिया था राहुल भाई ने, राहुल कपूर जी ने, कि भाई ये मैं एपिसोड, हो सकता है चैनल बोल देता कि भाई ये डायरेक्टर हमने, हमारा डायरेक्टर नहीं है, आप जो है वो फिल्में मतलब एपिसोड कैसा उससे करा लिया आपने। लेकिन हम राहुल भाई ने वो जो है वो एपिसोड भेजा, उसमें डायरेक्टर का नाम ही नहीं डाला। वहां से कॉल आया और मेल भी आया, दोनों है, आज भी राहुल भाई के पास है, हम लोग कभी चर्चा भी करते हैं। मेल आया कि मतलब आपके पिछले एपिसोड से ये एपिसोड आपका मच बेटर है, प्लस इसका डायरेक्शन जो है वो काफी कमाल का है। तो मतलब राहुल भाई का ऐसा था कि देख, और राहुल भाई ने उस बंदे को कॉल किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कॉल किया कि आपको क्या लग रहा है डायरेक्टर कौन होगा। तो बोले कि अरे ये होगा, दो तीन जो उस वक्त जो चैनल ने नाम बोले नहीं, ये बोले ये तीनों नाम में से नहीं है, ये वही लड़का है जिसका आपने रिजेक्ट कर लिया था, ठीक है। अरे यार, मुझे नेक्स्ट जो है चैनल में बुलाया गया, मैं नेक्स्ट डे चैनल पे गया, और उन्होंने बोला देखो हमारा आपसे कोई ऐसा नहीं है, हम लोग खाली ये रहता है कि हमको लगता है क्या टेलीविजन का मतलब काम किया। मैं सर मैं तो टेलीविजन सीखा है मैंने माजिद भाई लोग के सामने कि टेलीविजन में काम कैसे करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं था। और क्राइम की बात रही तो मैं तो, मेरा वो जोनर था क्राइम का, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सत्या फिल्म में मैंने 12-13 बार देखी, राम गोपाल वर्मा की कंपनी मैंने 12-15 बार देखी, तो सर वो तो मेरे जोनर का सब्जेक्ट है। अगर लिमिटेशन मत दो कि टेलीविजन का लिमिटेशन है कि हम आपको ब्लड नहीं दिखा सकते, हम ये शॉट नहीं कंपोज करके आप नहीं ये शॉट दिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, मगर लिमिटेशन अगर नहीं हो तो मैं बोला फिर आप तो मतलब चीजें फिर इतनी अच्छी वर्कआउट हो गई चैनल में कि मतलब मेरे को चैनल ने जो मतलब बाकी डायरेक्टर के नाम जाते थे ना, तो फिर मेरे नाम जाना चालू हो गए कि, और मैंने उसके बाद तो अनगिनत प्रोडक्शन हाउस, मतलब 8-10 प्रोडक्शन हाउस है जो क्राइम अलर्ट करता है, तो मैं सबके साथ किया। उसके बाद मेरा एपिसोड गया स्टार बाजा करके एक मराठी चैनल है, यही राहुल कपूर जी ने मेरा एपिसोड भेजा, और वहां से एपिसोड चालू हुआ मराठी एपिसोड, प्रेमा तुझा रंग कसा, मतलब प्यार तेरा रंग कैसा, ये जो एपिसोड था इसमें, और ये उस वक्त एकदम मतलब बूम वाला एपिसोड था। तो इसके जितने इनिशियल एपिसोड थे, जो स्टार्टिंग एपिसोड थे, वो मैंने डायरेक्ट किए थे, और वो मुझे उस बेस पे मिला था जो मैंने ऑलरेडी स्टोरी मैंने दंगल के लिए शूट की थी, मतलब क्राइम अलर्ट जो एपिसोड, वही मैंने फॉरवर्ड किया था, और वही लिंक की वजह से मुझे वो प्रेमा तुझा रंग कैसा राहुल भाई को मिला, और वो चीजें जो है वो हम लोगों ने की, और शुरू के एपिसोड एकदम कमाल के। मुझे मराठी मतलब समझ में आती थी, बोलने नहीं आता था, मेरा एक एसोसिएट था जो पूरा चीजें हैंडल करता था, लेकिन एपिसोड इतने अच्छे बनते थे, इतने अच्छे शूट होते थे कि वो मतलब बोला काफी सिलसिला, हम लोगों ने 152 एपिसोड्स किए थे उसके, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 40 या 50 तक मैंने किए थे, और भी डायरेक्टर थे उसमें जो करते थे, एपिसोड ही होता था, कुछ एक टीम ये हैंडल करेगी, एक टीम ये हैंडल करेगी, तो और भी डायरेक्टर से जो काम करते थे, तो बाकी एपिसोड वो भी करते थे, लेकिन मतलब मैंने भी काफी एपिसोड्स किया उसमें। तो ये है कि अगर आपको बोलते ना दिमाग में, अगर आपके विजन आपका क्लियर है कि डायरेक्शन में आपको काम क्या करना है, तो टेलीविजन और सिनेमा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस का आपको समझना है कि यार हम टेलीविजन में जो है वो कुछ चीजें हम हमारी ऑडियंस के घर में जा रहे हैं, तो जब घर में जाके आप कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते हो, है ना। सिनेमा में हमारे पास एक वो बोले ना कैनवस बड़ा होता है कि आप जो है वो ऑडियंस हमारे पास चल के आके देखती है हमारी सिनेमा हॉल में मूवी, तो आप कुछ भी परोसो, अगर उसको देखना होगा तो चल के आके देखेगी। लेकिन टेलीविजन में आपको डायरेक्ट घर पे जाना है, तो घर पे जाने के लिए ऐसी चीज आप लेके जाओ जो घर पे सब लोग देख सकें, सब लोग के, तो वो जो छोटी सी एक बात होती है अगर वो पकड़ लिया तो आप टेलीविजन में अच्छा कर सकते हो। और मैंने इनफैक्ट मैंने 2 साल मैंने टेलीविजन का ही काम किया। उस वक्त मैंने मतलब मेरे डैडी जो है वो दूसरे जो मेरे जो असिस्टेंट वगैरह जो थे उनको लेके अपना जो फिल्में हुई, जैसा दुल्हन गंगा पार के उन्होंने की थी, तो उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था। और भी काफी 4-5 फिल्में थी जो, क्योंकि मेरा ये टेलीविजन का काम बहुत बूम पे चल रहा था, मतलब मैं डे नाइट शूट कर रहे थे हम लोग, मैं और
मैंने बताया राहुल कपूर जी, तो उनके प्रोडक्शन में मतलब मैं एक एपिसोड का कंप्लीट होता है तो दूसरा हाथ लगाए। और एपिसोडिक में क्या होता है कि जैसा रेगुलर डेली सोप जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार हाँ भाई डिसाइड हो गया कि हाँ आप सास हैं, आप बहू हैं, आप बेटे हैं, आप ससुर हैं, तो एपिसोड में ऐसा नहीं होता था। एपिसोड में क्या है, एक पर्टिकुलर एपिसोड, उसके लिए पूरी फ्रेश कास्टिंग करनी पड़ती है आपको कि यार ये एपिसोड में यार एक लड़की चाहिए जो इस टाइप की चाहिए, ये लड़का, तो काम बहुत होता था। तो हम लोग मतलब प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से लेके मैं सब में इन्वॉल्व भी रहता था कि मैं ये नहीं कि हाँ चलो शूट कर दिए तो हट जाओ। तो हम लोग डे नाइट काम करते थे। और मैंने दो साल तो मैंने सिर्फ टेलीविजन ही किया है। उसके बाद फिर जब ये प्रेमा तुझा रंग का साथ जो है वो जब एपिसोड कंप्लीट हो गया 152 और जब उसका काम बंद हुआ, उसके मतलब रुका, तब जाके हम लोग ने फिर वापस जो है फिल्मों का रुख किया। बिल्कुल। इश्तियाक भाई, अयाज भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। साबरीन, आपको मैं बता दूं, अयाज भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं और बतौर जो है विलन इन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई है और अब गाना भी गाते हैं। उसके अलावा जो है ये बतौर हीरो भी आ चुके हैं और विलन में तो इनका कोई जवाब नहीं है। तो अयाज भाई का शुक्रिया, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा चैनल बहुत बड़ा हो गया है। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई का किस्सा सुनाऊंगा, ये भी अपने आप में बोलते ना कि अगर ऊपर वाला जरिया अगर बनाने में है, जैसा अभी आज अयाज खान मतलब बड़ा नाम हो चुका है इंडस्ट्री का, विलन में बहुत बड़ा नाम। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, वही जो मैंने बताया ना, धरती के पुकार के, मैं नया असिस्टेंट ज्वाइन हुआ था। हम लोग शूट करने गए बनारस में एक जगह है चोलापुर, हम लोग वहां शूट कर रहे थे। और उसमें एक जो विलन का जो लड़का है उसको जो है वो शूट करना था। और वो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो गंगा जल और इस टाइप की जो फिल्में है उसने काफी किया है काम ऐसा। तो वो आर्टिस्ट था वहां पे, ठीक है। वो आर्टिस्ट को लगा, पहला शॉट है कि पूरे गांव वाले जो है वो विलन के लड़के को गधे पे बिठा के, मुंह पे काला लगा के, चप्पल का हार पहना के उसको गांव में घुमा रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस था, ठीक है। अब हमको शूट करना था। अब वो जो आर्टिस्ट आया, वो आर्टिस्ट आने के बाद, अरे मैं गधे पे नहीं बैठूंगा यार, मैं गधे पे पैदल लेके जाऊं मेरे को। तो अभी असलम जी का माथा फिर ठन का है ना, फिर कहीं ना कहीं उनको वो डायरेक्टर वाला एटीट्यूड उनका ऊपर आने लगा धीरे धीरे। फिर यार इतना काला नहीं लगाओ यार, थोड़ा कम काला लगाओ, ये तो मेरा पूरा फेस काला है। नहीं भाई, ये हमारे सीन का रिक्वायरमेंट है। अब उसमें असलम जी और उस आर्टिस्ट की खटपट हो गई, ठीक है। असलम जी ने उसको बोला कि भाई तुम वापस बॉम्बे जाओ, मेरे को नहीं करना है। अब हम लोग टेंशन में आ गए कि अब लड़के को तो हटा दिया है। तो असलम सर है ना, अपने बैग में 3 दिन पहले उन्होंने बनारस में उनको कुछ लोग मिल के गए थे, जिसमें से अयाज खान भी मिल के गया था। तो अयाज भाई ने सब फोटोज निकाले, उसमें अयाज भाई का फोटो आया। तो बोले हाँ ये लड़के ने अच्छा किया था, ये लड़के को बुलाओ। तो वो लड़के को जब कॉल किया गया, तो अयाज भाई दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे, अपना कुछ वो तभी कुछ लेडीज ऑर्नामेंट्स का कुछ उन्होंने दुकान वगैरह डाली थी, तो उसका कुछ सामान लेना था उनको। तो और वो दिल्ली ट्रैवल करने के लिए निकले थे। तभी वो मतलब उनका ठीक है ऑडिशन दे दिया था, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि मुझे शायद कॉल आएगा। वो अपना जा रहे थे और वो समथिंग लखनऊ या कुछ तो क्रॉस कर चुके थे। वो हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे। तो असलम सर ने उनको कॉल किया शाम को 6 बजे 7 बजे के टाइम पे कि हेलो अयाज, हाँ। बोले तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल निकाला हूं, तुम आ सकते हो क्या? तो बोले कब आना है? बोले कल सुबह 7 बजे। तो वो बंदे ने भी बोला हाँ ठीक है आ सकता हूँ। वो बंदा बोलता है मैंने ट्रेन छोड़ा और ट्रेन छोड़ने के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं वापस बनारस आया, रात भर ट्रेवल किया और आके पहला शॉट उसने वही दिया, काला हार पहन के और गधे पे बैठ के। और वो उसकी मतलब कैरियर का वो पहला शॉट था। और वहां से फिर बोले ना कि वो अयाज खान बन गए, पिक्चर हिट हो गई है ना। उसके बाद नीरव रिक्शा वाला, और अयाज खान जो है वो बड़े बड़े काम करने लग गए। तो मतलब चीजें जो है मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह अगर जरिया बनाने पे है तो आप दुनिया के कोई कोने में जाके छुप जाओ, आपकी रोजी आपको ढूंढते हुए आ जाएगी, खाली आपकी नीयत साफ हो। अयाज की भी नीयत साफ थी, उसने सच्चे मन से काम किया। तो जो है वो चीजें मतलब वो होना ही होना है। तो आज अयाज खान बड़ा नाम हो गया। लेकिन मैं वो भी दिन मुझे याद है कि मैं असिस्टेंट में अयाज मेरे पास आके हाँ तो भाई क्या करना है, मतलब कुछ नहीं सर, कल एक आदमी ने नाटक किया है गधे पे बैठने से, है ना, वो आज बॉम्बे जा रहा है, आपको गधे पे बैठना। हम लोग मस्ती में मतलब बात कर रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, क्या करना है, करूंगा ना, हाँ तो काम है ना, हाँ मतलब बैठो। और वो फिर जो है ना वो चीजें जो है वो फिल्म का शूट हुआ। और सबसे हाईलाइट सीक्वेंस था वो उस फिल्म का, जब उसको मतलब थिएटर में जो है वो सिनेमा हॉल में तालियां बजती थी जब गांव वाले उसको टॉर्चर करते थे और उसको गधे पे बिठाते थे, हार पहनाते थे चप्पल का, काला पोता और उसको रोटी नहीं देते थे क्योंकि उसने कभी कोई टाइम पे रोटी के लिए लोगों को तरसाया था। तो अब उसके लिए गांव वाले उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस थे बहुत हाईलाइट सीक्वेंस थे। और अयाज खान को फिर वो एक पहचान मिल गई और अयाज खान जो है वो रातों रात फिर अयाज खान मतलब आज जैसा विलन का भी काम कर रहे, हीरो का भी काम कर रहे, सिंगर, उसके अंदर जज्बा बहुत है काम करने का।
आप उसको रात को अगर 2 बजे भी उठा के बोलोगे कि भाई आपने दिन भर काम किया है और मैं 2 शॉट अपना भूल गया और अभी वो 2 शॉट लेना है मुझे, तो वो बंदा कुछ ना नुकुर कुछ नहीं, हाँ भाई क्या है, हाँ क्या करना है बताओ, तो वो इसका एक एटीट्यूड है काम करने का। तो वो वही एक रीजन है कि आज वो अपनी कामयाबी जो है वो उसको महसूस कर रहा है, उसका मजा ले रहा है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अयाज भाई ने लिखा है कि ग्रेट सर, शुक्रिया, उन्होंने अपना लिखा है आपको। कमाल है भाई, अयाज भाई हमारे कमाल है जी। जैसे कि आप डायरेक्टिंग फील्ड से हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है जो इसमें कदम रखना चाहती है, उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कुछ बातों का उनको ख्याल? देखिए, ये जो सिनेमा जो फील्ड है या फिल्म इंडस्ट्री जो फील्ड है ना भाई, वो क्रिएटिविटी का आप जितना अपना नुमाइश कर सकते हो आप करो, और अगर आपने अच्छा नुमाइश किया तो आपको हाथों हाथ लोग ले लेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल डरे नहीं, सहमे नहीं। मैंने जैसा पहले लाइन आपको कहा था कि ये वो फील्ड है जिसमें ना कोई सर्टिफिकेट पूछेगा आपसे कि आपने 12th किया है कि 15th किया है या ग्रेजुएशन किया है या LLB किया, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, मराठी आती है नहीं आती है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका क्रिएटिविटी अगर अच्छी है और आपने अपना चीजों को अच्छे से किया तो आपको इसमें होना है। तो नए जनरेशन के लिए ये है कि खुल के आए, और बहुत खुल के आ रहे हैं। आज की तारीख में हम जो सिनेमा और जो वेब सीरीज और जो नई जनरेशन की जो फिल्म मेकिंग का हम बात करें या जो सीरीज की मेकिंग की बात करें, वो बहुत अच्छे लेवल पे लोग शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए, और यही कारण है कि ये ग्रोथ होती जा रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी और होती रहेगी। इश्तियाक भाई, आपने पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल, रितेश पांडे और बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है। ये 3 नाम तो बहुत ही बड़े हैं, पवन सिंह, खेसारी और निरहुआ, जो इंडस्ट्री की पहचान कहे जा सकते हैं। और जी। तो आप इन तीनों एक्टरों से काम किया, इनमें क्या आपको सबसे अलग कौन लगता है और क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में? सर, तीनों एक्टर अपने आप में तो कमाल हैं ही, है ना, उसे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, इंडस्ट्री में बता दिया है। भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं अयाज भाई को ऐड कर लेता हूँ। आपने अयाज भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उनको ऐड कर लें, फिर आगे बात करते हैं। मैंने इनके इन्विटेशन एक्सेप्ट तो कर लिया है अयाज भाई का। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, आदाब। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल सर्द उर्दू पे। और दोस्तों, ये अयाज खान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का के बहुत बड़े नाम, एज ए विलन, एज ए एक्टर इनको बखूबी जाना जाता है। और हमारी खुशकिस्मती कि ये हमारे साथ हैं। और मैंने अयाज भाई को भी अयाज भाई फेसबुक पे भेजते रहते हैं, इनके जो रील्स वगैरह आते हैं और गाने आते हैं। जी। तो मैंने अयाज भाई को रिक्वेस्ट भेजा हुआ था कि अयाज भाई हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए आना है। और मुझे मालूम नहीं था कि ये आपके साथ पहुंच जाएंगे। जल्दी आऊँ। अयाज भाई, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको ज्वाइन होकर? और इश्तियाक भाई के बारे में कुछ बताइए। किसके बारे में? बंटी भाई के बारे में? जी बिल्कुल, अपने बारे में भी और बंटी भाई के बारे में भी। बंटी भाई के बारे में नहीं, अपने बारे में मैं क्या बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, अपने बारे में बताने में अच्छा नहीं लगेगा। जी, अयाज भाई माइक पास कर लीजिए। तो हम लोग जो है एक दूसरे को धरती कहे पुकार से जानते हैं। उस समय में बिल्कुल मतलब नहीं जानता, बस जो है भाई का सपोर्ट है ना, और अल्लाह का शुक्र आपकी दुआएं जो है, मैंने जो है एक एक चीज को ऑब्जर्व, मैंने सीखा, समझा, देखा कि एक्टिंग क्या होती है। और मुझे तो मैंने नहीं था। और तो असलम भाई जो अभी जो है इस दुनिया में हम लोग के साथ नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और आमीन। उनके थ्रू इस हमें जो है फिल्म में देख लिया, और आज मैं हूँ तो उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और बिल्कुल, और आजीवन रहेगा उनका, हम शुक्रगुजार रहेंगे। और बंटी भाई भी अभी भी हम लोग जो है साथ में है। बहुत अच्छा होता है। बंटी भाई का एक नेचर है कि वो फिल्म को बड़ा जो है जब शूट करते हैं तो बिल्कुल अलग मूड से, बिल्कुल एक होती है नई सोच हर फिल्म के लिए इनका जो सोच होती है ना, अच्छा, रूटीन टाइप का। बंटी भाई में एक रूटीन नहीं चेंज हो गया, ये सबसे बड़ी चीज। एक फिक्स नहीं होना चाहिए और चेंजेस रहना चाहिए, शॉर्ट में चेंजेस या स्टोरी में चेंजेस, है ना।
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आज का जो फिल्मी दौर है, बिल्कुल चेंज हो गया। इतने जो है ऐप्स हो गए हैं, इतने चैनल्स हो गए हैं, इतनी फिल्में हो गई हैं, तो हमें चेंज वेरिएशंस लाने पड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल अपने स्टोरी में, हाँ, एक्टरों के एक्टिंग में, मतलब हाँ। तो जब तक नहीं लाएंगे तब तक जो है वो खुद बंटी भाई में है कि बंटी भाई जब भी कोई फिल्म शूट करते डिफरेंट शॉट सोचते हैं, डिफरेंट स्टोरी। अभी जैसे हम लोग जो है पारिवारिक में बनाते हैं, एक्शन में बनाते हैं। अभी हम लोग अभी लेटेस्ट पूर्वा कर रहे थे, बहुत ही एक अच्छी फिल्म बन रही है, और इंशाल्लाह जब आएगी तो हमारे जी। बहुत उसको जो है पूर्वा का देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। अयाज भाई, प्यारी सी बच्ची है, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अरे वाह, क्या माशाल्लाह। बात है, नाम क्या क्या है बात इसका? है। अयाज भाई, नाम क्या है इसका? आयशा। आयशा। अरे वाह, क्या कहने, आयशा। बहुत प्यारा नाम है। आयशा आयशा आयशा। आयशा, क्या अयाज भाई बात है, कहाँ बहुत हुआ, प्यारा। मतलब वहां पे हो गया, बक्सर में हो गया? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अभी हाँ, सुबह में बनारस निकलना है, बनारस में शूट है। आज ही निकलना था, लेकिन वहाँ बारिश हो गई, इस वजह से बोले कि आज भाई जो है कल हम लोग सुबह आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो अब चलना में ठीक है। इंशाल्लाह आज बारिश की वजह से थोड़ा सा वो लोग प्रोग्राम कल से इंशाल्लाह बनारस में शूट है। इंशाल्लाह। देखिए मैं अयाज 20 भाई, तारीख को आने वाला हूँ बनारस। एक सवाल आपसे कि कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई वक्त आया जब बंटी भाई ने आप पे गुस्सा किया हो? अरे नहीं, मैं बताऊंगा। अभी आपने ऐसी चीज पूछ ली कि मुझे बताना है। और अभी हम लोग जो आखिरी अयाज भाई के साथ हमारे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट जो किस्सा है वो मैं बताऊंगा। क्या हुआ कि हमारी फिल्म में अयाज भाई जो है वो घर के काबिल होनहार लड़के हैं, और जब जो हमारी फिल्म की जो हीरोइन है आम्रपाली जी, वो उनकी बहन बनी हुई है। और उनकी जब तबीयत नासाज, जब तबीयत उनकी नासाज हो जाती है, तो ये कभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो ऐसा सीक्वेंस था फिल्म के अंदर। तो अब जो है वो इनको जो है वो 4 व्हीलर आई नहीं, तो जब इन्होंने मुझे आके बोला कि अरे बंटी भाई ये इतना गाड़ी चलाना है क्या? बोला हाँ इतना चलाना है। तो बोले मैं तो नहीं चलाऊंगा। मैं चलो ठीक है। तो मेरा जो असिस्टेंट था वो ड्यूब बन के, इनका है ना, डुप्लीकेट बन के वो शॉट देता था। अब पूरी फिल्म हम लोग ने ऐसी कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिल्म का लास्ट डे, ठीक है, और वो मारुति एर्टिगा, ठीक है, और वो एर्टिगा का शॉट ले लिया हम लोग ने कि वो एर्टिगा बाहर रोड से होते हुए मंदिर के कंपाउंड में आके खड़ी हुई, और खड़ी होने का शॉट ले लिया। उसके बाद अब क्लोजअप लगा था गाड़ी से उतरने का। तो अयाज भाई को बुलाया गया, अरे अयाज भाई जल्दी आओ, आम्रपाली जी आई, अयाज भाई आए, वो जो माँ का कैरेक्टर कर रही थी वो आई, दादी का जो कैरेक्टर कर रही थी वो, फादर का जो, सब लोग अपना अपना आए और सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे, और हम लोग अपना अपना, कोई लाइटिंग में लगा हुआ है, आर्ट डायरेक्टर वो गेट साफ करने में लगा हुआ है, सब लोग अपने अपने काम में लगे। और पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया या क्या, वो ये बेहतर बता पाएंगे। अचानक जो है वो गाड़ी जो है वो एक झटका लेती है और गेट वेट तोड़ते हुए जाती है आगे, और पूरा आगे का बोनट साफ। अंदर गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए, और मैं तो माथा पकड़ लिया। मैंने बोला यार मेरी शूटिंग बंद हो जाएगी। चक्कर क्या, वो शॉट जो है वो शॉट की तैयारी चल रही थी, और मैं थोड़ा टेंशन में भी था, है ना। टेंशन नहीं, क्या बहुत टेंशन था। बंटी भाई जब आपको पता है टेंशन, सारा टेंशन गाड़ी उतार दिया। हाँ, जो है गाड़ी जो है मुझे लगता है, और मैंने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट किया, और जो है गाड़ी स्टार्ट किया, अब मुझे लगता है ना जो है ना गलत एक्सीलेटर पे जो पैर पड़ा ही था, और मैं अयाज भाई का नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है गाँव में, नेटवर्क की दिक्कत है। नहीं हुआ क्या कि गाड़ी जो है वो इनको स्टार्ट करनी थी, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया, और गाड़ी, क्योंकि क्या होता है जब आप क्लच दबा के चालू करो, अपना दबा के जब चालू करो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और इनको लगा गाड़ी हल्का सा हैंड ब्रेक नीचे जब हुआ होगा ना तो गाड़ी हल्का सा आगे बढ़ी होगी। इन्होंने ब्रेक मारने के चक्कर में एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया, क्योंकि गाड़ी जिस स्पीड से गई गाड़ी, वो मतलब गेट वेट लेके गई, और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, उतना टाइम ही नहीं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चल गई ना, अनएक्सपेक्टेड चली गई, सोचने का वक्त नहीं मिला, और बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं था। गेट मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल से जो है 5 या 6 फीट के सामने गेट था और दीवार था, और गेट को तोड़ते हुए दीवार में अल्लाह का शुक्र है कि वो
आज डायरेक्टर जो है वो गेट को साफ कर रहा था, मैं बोला यार जिसपे जाला वाला लगा है उसको साफ कर, वो अपना गेट पे साफ कर रहा, मतलब अल्लाह का करम देखिए कि वो हटा है और लाइट वाला लाइटिंग करा के ऐसा हटा है, दोनों ऐसा हट रहे हैं और गाड़ी ऐसा जा रही है, और हम लोग तो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, कैसे हो गया। तो बाद में मतलब गाड़ी रुकी और जब देखा चलो ठीक है वो तो हादसा था एक हो गया, लेकिन बोले ना कि ऊपर वाले का करम था कि किसी को मतलब चोट नहीं पहुंची, लोग गाड़ी के अंदर भी थे, मान लो अयाज भाई ड्राइविंग सीट पे थे, कभी गेट है भाई, गेट लग सकता था, कांच के अंदर आ सकता था, लेकिन बोले ना कि बोनेट के आगे जो चीजें हुई नहीं। हाँ, तो ऐसे अयाज भाई के साथ ऐसे बहुत सारे कारनामे हमारे, मतलब मैं इसीलिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट है ये कि हर शूटिंग में कोई ना कोई एक किस्सा देके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अयाज भाई आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और आपको पहले से मैं दावत दे रहा हूं कि आप इश्तियाक भाई की तरह हमारे चैनल को ज्वाइन करें, किसी दिन आप हमें वक्त दें तो हम आपका भी इंटरव्यू करना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम लोग बात कर लेंगे, छोटी भाई से आप नंबर ले लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, तो किसी दिन जो है हम लोग जो है लाइव आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपकी लाइव में मैं भी आऊंगा गेस्ट बन के हमारे खुश से ही बहुत शुक्रिया अयाज भाई, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बंटी भाई फ्री होके थोड़ा फ्री होकर हमको टाइम दे दीजिएगा। अरे सर लाइव आ गए तो शर्मिंदा मत करिए मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको, ये अच्छा मौका है जी। ओके, हाँ चलिए दुआ में याद रखिए भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तो इश्तियाक भाई आगे बढ़ते हैं जी। तो अगला सवाल जो है, आप हम चल रहे थे कि पवन सिंह और खेसारी और इन लोगों की बातें कर रहे थे, तीनों एक्टर्स की, कि इनमें डिफरेंसेस अलग अलग है, इनका मिजाज अलग है, इनका अंदाज अलग है, तो किसी बताएं आप इनके साथ, और कुछ फनी इंसिडेंट्स हो तो वो भी बताएं आप। सर वही बता रहा हूँ, फनी इंसिडेंट्स तो मतलब अभी अचानक से मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन तीनों जो है वो मतलब कमाल के दिग्गज आर्टिस्ट हैं, और मैंने तीनों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, वो मेरा सौभाग्य है, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब नवाजा उस चीजों से। और मैंने भी लेटेस्ट में जो फिल्में की है पवन सिंह जी के साथ, अभी उसका टाइटल डिसाइड नहीं है, जो हम लोग लंदन में शूट किया है वो भी रिलीज पे है, और एक फिल्म है दिनेश जी के साथ दुल्हा हिंदुस्तानी, वो भी रिलीज पे है। तो मतलब ये तीनों के साथ काम करने में, तीनों अपने अपने मतलब बोलते ना कि हर इंसान, जैसा आप में और सबरीन जी में और मेरे में, सब कुछ ना कुछ वेरिएशन, अलग अलग चीजें होंगी, जरूरी नहीं कि हम तीनों कॉमन होंगे। तो वैसे ही इन चीजों का है, किनका कुछ प्लस पॉइंट, किसका कुछ प्लस पॉइंट, किसका कुछ प्लस पॉइंट, लेकिन ये है कि तीनों के साथ रेपो बहुत अच्छा है, और मतलब तीनों के साथ काम करने में मतलब बेहद ज्यादा मजा आता है। और चीजें जो है हमारी, अगर हम लोग स्क्रिप्ट उनके पास लेके जाना है तो हमारी स्क्रिप्ट में 10-20% उनका जो योगदान आता है परफॉर्मेंस वाइज, वो हमारी कहानी को जो है वो उठा देता है, हमारी फिल्म को जो है वो अच्छा बूस्ट कर देता है। तो हमारा एक राउंड होता है कि जिसे हम गेम राउंड कहते हैं जी। तो उसमें साबरीन आपसे कुछ जो है वर्ड्स देंगी, या जो भी गेम आते हैं इन्होंने रखा है आपके लिए स्पेशल, तो उसको स्टार्ट करते हैं। गेम में बड़ा कमजोर हूं मैं, फिर भी ट्राई करते हैं अच्छा इश्तियाक भाई, आपके बच्चे कितने हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रिफा है, जो 12 साल की है, और उसके बाद बीच वाली बेटी का नाम रिदा है, और छोटी वाली का नाम रिजा है। छोटी वाली का जो है वो परसों जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है उसका, तो आप लोग अपना दुआ और प्यार दीजिए। तो हमारी तरफ से एडवांस में उनको यौम पैदाइश, उनको हैप्पी बर्थडे, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी, गेम को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा सवाल कि आपके आगे के फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है कि फिल्में जो है वो काम करते रहूं, डायरेक्शन करते रहूं, अच्छा काम करते रहूं, बस यही प्लानिंग है। इसके अलावा अभी कोविड के बाद से है ना, लाइफ चेंज हो गई, अब ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। पहले बहुत सोचता था कि हम जो है वो ये करेंगे वो करेंगे, और अल्लाह पाक ने बोला बेटा जितना मैं चाहता हूं दुनिया उतना ही कर सकती है, उसके अलावा दुनिया नहीं कर सकती है कुछ। तो वो चीजों का एहसास दुनिया ने अल्लाह पाक ने सबको दिला दिया है, सब ये बात को समझ चुके हैं। तो अभी सिर्फ इतना है कि अच्छा काम करना है, जो काम आते जाएगा उसको लेंगे, ज्यादा दिमाग लगा के या चीजों का अपने हिसाब से। मैं जब फर्स्ट वेव आया कोविड का, तो हमारी यूनिट निकलने वाली थी मार्च 14 तारीख को, हमारी फिल्म थी हो गई बाप यार टिकटॉक वाली से, आम्रपाली जी का होम प्रोडक्शन। 15 हम लोग को जनता कर्फ्यू से पहले हमको लेटर आ चुका था
कि भाई आप लोग शूटिंग नहीं कर सकते, मार्च 15 से शूटिंग बंद हो गई और 14 की हमकी टिकट थी, है ना, लेकिन हमको अंदर से न्यूज मिल चुकी थी कि शायद 2-4 दिन में शूटिंग बंद होगी। तभी किसने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा लॉकडाउन आएगा, लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, ये सब किसी ने सोचा नहीं था। तो लेकिन और उस वक्त ऐसा था कि हम लोग एक एक दिन के लिए, मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में आता था कि नहीं आप जरा 10 दिन रुक जाइए, आप अपना आगे कर लीजिए ना, उसको मैनेज कर लीजिए ना, या ये ऐसा कर लीजिए। मैं इतनी प्लानिंग जो थी ना, वो आदमी इस लेवल पे आके करता था कि यार काम है कैसे होगा क्या। और अल्लाह पाक ने ऐसा घर पे बिठाया है सबको, ऐसा घर पे बिठाया, जो लोग बोलते थे ना कि अरे यार मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं भाई, हम वो अल्लाह पाक चाहेगा तो होगा। ये एहसास जो ताकत है, मतलब लोग उसको अलग अलग नाम से जाने, कोई अल्लाह पाक बोले, कोई भगवान बोले, अलग अलग नाम से लोग जाने, लेकिन ताकत वो एक ही है। तो वो जो ताकत है, वो जब अगर अपना बोलेगी ना, आपका प्लानिंग नहीं चलने वाला। और यही कारण है कि अब जो है वो लाइफ को मैं ऐसा लेने लगा हूं कि अब जो काम सामने दिख रहा है उसी को सोच रहा हूं और बहुत लंबा डिजाइन नहीं करके चल रहा हूं। बिल्कुल जी। तो गेम राउंड शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। एक वर्ड दूंगी, हाँ आपको उसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, कुछ भी अच्छा। एक जो आपके दिमाग में फर्स्ट आए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला नाम है निरुआ। वेल डिसिप्लिन्ड आदमी। ओके। फैमिली। सब कुछ है मेरे लिए, मेरी दुनिया। बिल्कुल। असलम शेख। मतलब खुदा का वो नेक फरिश्ता जो मेरी जिंदगी में आके मतलब मेरी जिंदगी को आबाद रोशन कर दिया। माशाल्लाह। क्या बात। इश्तियाक शेख। वो इंसान जो चाहता है कि कुछ अच्छा करके जब इस दुनिया से जाए तो लोग उसे याद करें। क्या चलो। और लास्ट वर्ड है हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम एक मुलाकात, उसके बारे में कोई एक लाइन आप कह दें। एक मुलाकात मतलब इतनी जरूरी है कि अगर एक मुलाकात जैसा वर्ड आता है तो मुझे बोलते ना कि एक मुलाकात जरूरी है, तो वैसा ये जरूरी है मुलाकात। आप और हम और मेराज भाई, सामिनाज, हम लोग एक साथ बात कर रहे हैं ना, ये मैं बोला ना कि हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक बार दिल में सबको बोलना चाहिए, क्योंकि आज हमको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि हम लोगों से मिल सकें, बात कर सके। कल ये जिंदगी हो ना हो नहीं पता हमको, ना आपको पता, ना इनको पता, ना हमें पता, ना जो लोग देख रहे हैं ना उनको पता है। तो हर एक लोग को चाहिए कि वो अपनी मुलाकात जो है वो लोगों से करते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें और अपनी चीजों को जो है वो शेयर करते रहें एक मुलाकात के जरिए। बस 5 मिनट और लेंगे हम आपके साथ, एक रैपिड फायर राउंड जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपको एक सेलेक्ट करना ही है। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे मना कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। चाय या कॉफी? चाय। स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी। चॉकलेट या आइसक्रीम? चॉकलेट। टी शर्ट या कुर्ता? टी शर्ट। मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। फैंस या बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड्स। सिंगल या रिलेशनशिप? ये तो पूछता। हार्डवर्क? जी क्या बोल? हार्डवर्क या लक? हार्डवर्क, बट ऑब्वियस हार्डवर्क। हार्डवर्क। बिल्कुल। हार्डवर्क तो मतलब बट ऑब्वियस, देखिए लक एक छोटा सा एक फैक्टर है। अगर आप हार्डवर्क अगर बोलते ना कि शिद्दत से अगर आप काम कर रहे हो ना, तो अल्लाह पाक आपको अपने जरिए की रोटी आपको देगा ही देगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन वो देगा ही देगा। तो हार्डवर्क तो करना ही चाहिए हमको सबको, है ना। बाकी उसमें जिस दिन ऊपर वाले ने लक जोड़ दिया ना, तो उस दिन मैंने बताया ना वो पीरियड हो जाता है फिर 2005 से लेके 2012 वाला, कि वो हार्डवर्क असलम सर 18 साल तक किया उन्होंने, और जब वो लक जुड़ गया ना 2005 में, तो वो जो लक जुड़ गया तो वो 6 साल में 7 साल में लाइफ को चेंज कर दिया, भयंकर तरीके से चेंज कर दिया। इश्तियाक भाई, आपके बहुत सारे जो है फैन नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ बोलें ताकि उन लोगों को कुछ अल्फाज कहने। देखिए, जितने मेरे भाई लोग जो देख रहे होंगे और जितने मेरे दोस्त यार देख रहे होंगे, सबको मतलब यही कहूंगा कि भाई कुछ गिले शिकवे हैं एक दूसरे से तो उसको मिटा दीजिए और अपनी लाइफ जो है वो खुल के जिए।
बस यही, इसके अलावा दूसरा कुछ अब मुझे समझ में ही नहीं आता है ये सब चीजें। पहले पहले मैं बहुत सोचता था, पहले बहुत मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत प्लानिंग के हिसाब से चलता था, नहीं यार ये करना चाहिए। मैं कभी कभी डैडी को बोलता था, मेरे को डैडी बोलते थे अरे बेटा थोड़ा आराम से यार, ठीक है ना यार, थोड़ा सा समझना, इस टाइप का अप्रोच रखते थे। वो ठहराव वाले इंसान थे और मैं थोड़ा भागम दौड़ी ऐसा वाला नेचर था मेरा। लेकिन अब जब कोविड का जो मैंने देखा है फेज, और जो मेरे घर में जो ट्रेजेडी, आप सोचो ना मेरे घर में सबको कोविड हो गया था और ऐसे टाइम पे हुआ था कि हम लोग एक ही आईसीयू में, मैं, असलम सर, मेरी मम्मी, ठीक है, और असलम सर की डेथ हुई मेरे सामने, आंखों के सामने। मैं उठ के अपने बिस्तर से नहीं जा सकता था उनके पास बात करने के लिए, मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैं मिट्टी तक नहीं दे पाया। मेरे भाई ने किया वो पूरे, उसको भी कोविड, लेकिन क्या है कि उसके अंदर ताकत थी, वो चल रहा था, फिर रहा था। मतलब इतना चेंज कर दिया ना कोविड ने हमारे घर को, इतना चेंज कर दिया कि अब मैं, मतलब मेरा भाई, मैं, हम लोग है ना, अभी वो लंबा नहीं सोचना है भाई, अभी जो है उसको खुश रहो, है ना। हम लोग अभी, मैं मतलब बता रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, हम लोग कभी 3 महीने का पीरियड हमारे गांव में नहीं रहे हैं, और अभी पिछला 3 महीना मैं गांव रह के आया हूँ, मतलब यूपी में, हमारा आजमगढ़ वतन में मैं रह के आया हूँ। और रह के आने का मतलब यही था कि अब जो है वो पहले होता ना, तो मैं कोविड फर्स्ट वेव के टाइम पे मैं बाहर निकल रहा था, काम कर रहा था, कुछ हमारे सर्कल में लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करके लोगों की हेल्प कर रहे थे, मैं वो भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन बाद में जब सेकंड वेव आया तो मैं जो है वो गांव और ये वो सब चीजें तो बहुत, मतलब नहीं जाना है तो ठीक है ना, बाद में चले जाएंगे, ऐसा वाला है माइंड। लेकिन अभी नहीं यार, जाके देखते हैं। 3 महीना मैंने कोई काम नहीं किया, अब मैं आया हूं तो अब काम पे लगा हूं। वो 3 महीने में यही था, ठीक है ना, अल्लाह पाक आगे का जरिया बना के रखा, मैं प्लानिंग करूंगा, कुछ होने वाला नहीं है, उसने बेहतर प्लानिंग किया है। अब ये आइडियोलॉजी के साथ मैं चल रहा हूँ, और जितने लोग हमारे साथ देख रहे हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है वो हम एक जरिया है, हम लोग को अच्छा काम करना चाहिए, बाकी हमारे अपने अपने जो हिस्से की खुशी है वो तो हमको मिलना ही है। बिल्कुल इश्ताक भाई, चलते चलते आपसे एक और अहम बात, आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे प्रोग्राम में आए, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोग्राम इस लायक है तो? बिल्कुल सर, आप लोग, मतलब इतना मुझे दिली खुशी। देखिए मैं आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं आज तक मैं लाइव नहीं आया था, फेसबुक पे मैंने अभी तक लाइव कभी गया नहीं हूँ, इंस्टा में मैं कभी लाइव गया नहीं हूँ। मैं, हम लोग शूट करते थे लंदन वगैरह में ना, तो मैं देखता था हर 2-5 मिनट में ना लोग अपना लाइव जाते थे, ठीक है। दूसरे के लाइव में कभी कोई लाइव वीडियो में है और मैं चले गया, 1-2 लाइन मैंने बोल दिया तो अलग बात है, मैं लाइव नहीं जाता था। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ आप लोग से बात करके। मेरे जो पिछले 1 घंटे गए ना, मैंने बोला ना कि वो हर जर्रा ऊपर वाले ने तय करके रखा हुआ है, तो ये जर्रा मेरे लिए तय था, ये वक्त मेरे लिए तय था कि मैं आप लोग से बात करूं, और मेरे ये अच्छे लम्हों में से एक है कि मैंने आप लोग के साथ ये वक्त बिताया। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, है ना, जैसा दिनेश जी का आपने जिक्र किया, दिनेश जी को आप बुलाइए, आम्रपाली जी जो हैं उनको बुलाइए, और मैं ये सब नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सब हमारे क्लोज लोग हैं, तो मैं इन्हीं का नाम ले सकता हूँ। बाकी अयाज भाई से आपने भी बात की, अयाज भाई को बुलाइए। मंजुल ठाकुर जी हमारे जो डायरेक्टर थे अभी थोड़ी देर पहले, जो आपने, अब पता नहीं अब वो लाइव अभी देख रहे हैं कि नहीं, हमें उनको बुलाइए। मतलब काफी लोग हैं ऐसा, सबको आप मैं चाहूंगा कि आपके जो है वो लाइव में सब लोग आए और अपनी जो है वो दिल की बात जो है वो एक मुलाकात के जरिए जो है वो शेयर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये आपने इतने सारे नाम लिए, और इतने सारे नाम को लेने के लिए जरिया आप ही बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी खुशकिस्मती होगी। और चलते चलते मैं क्या कहूँ कि छोटा भाई हूँ आपका, शुरू से ख्वाहिश तो थी मेरी कि उस इंडस्ट्री में मैं भी काम करूँ, एंकर या एक्टर बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आएंगे मुंबई और फिर आपके पास आकर काम मांगेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने कहा ना कि आपके हिस्से का जो काम है वो तो अगर रुका हुआ भी है तो कभी ना कभी आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इश्ताक भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली आपका अंदाज़े बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बात बोलते बड़े अलग अंदाज, सलीका और बहुत अलग अंदाज से बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कहें जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इनविटेशन को इतनी मोहब्बत और खुलूस से एक्सेप्ट किया, और आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सेम ईयर साबरीन जी, मेरा जी सेम ईयर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अपनी बातें जो डिस्कस की आप लोग के साथ, वो मुझे खुद अभी मतलब अंदर से एक वाइब्स आते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि आपने मेरी रात अच्छी कर दी आज। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह और आपको कामयाबी अता करे, हमारी नेक आमीन आमीन आमीन। आप लोग दुआ में याद रखिए, और जितने लोग हमें देख रहे हैं अपनी दुआओं में हमेशा हमें
याद रखें और हमें फिर एक मौका दें कि ताकि हम आपके सामने आके रूबरू हों। और बस दुआ में याद रखिए आप दोनों भी। आपकी जो फिल्में आए और जब उसका प्रमोशन हो तो आप हमें याद कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको जरूर बिल्कुल 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 हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिल्म की रिलीज के पहले आएंगे और पूरी टीम के साथ आएंगे। हम वो ऐसा डिजाइन ही कर लेंगे अब कि अपनी पूरी टीम के साथ उसको लाइव आए तो और मजा आएगा। फिर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातें सुन के, अलग अलग लोगों के विचार देख के, तो बहुत अलग ही मजा आएगा। फिर वो हम लोग वैसा डिजाइन करेंगे। जी जी इंतजार रहेगा आपका। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। जी भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी साबरीन, आप बताएं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा और कैसा लग रहा है? आपकी स्माइल तो कुछ और ही बयान कर रही है। जी, वो बहुत सरप्राइजिंग था कि उनका आना, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और हमें भी इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।